नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा विषय है कॉजेज ऑफ द कोल्ड वार, अर्थात शीत युद्ध के कारण। सेकेंड वर्ल्ड वार में जब अमेरिका और सोवियत संघ दोनों मित्र थे, दोनों सहयोग करके एक तरफ शत्रु राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे, लेकिन युद्ध समाप्ति के पूर्व ही दोनों में मतभेद प्रारंभ हो जाता है और युद्ध के पश्चात दोनों के संबंध तनाव, वैमनस्य, घृणा इस तरह के हो जाते हैं, अर्थात शीत युद्ध शुरू हो जाता है। तो इसके लिए कोई एक कारण नहीं बल्कि बहुत सारे कारण उत्तरदायी हैं और ये कारण जो हैं उनके ऊपर अपन आज डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे। देखते हैं कौन कौन से कारण इसके लिए उत्तरदायी है। सबसे पहले है ऐतिहासिक कारण, अर्थात जो विद्वान हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, वो ये मानकर चलते हैं कि शीत युद्ध की का वास्तविक जो शुरुआत है वो 1917 अर्थात 1917 की बोल्शेविक क्रांति से ही हो गया था। आप लोगों को पता होगा कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति को साम्यवादी क्रांति के नाम से जानते हैं और सोवियत संघ में साम्यवादी क्रांति हुई थी। तो जो अमेरिका और जो मित्र राष्ट्र थे वो उसी समय से उनके मन में ये बात थी कि वो साम्यवादी रूस अर्थात सोवियत संघ को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि जो साम्यवादी क्रांति थी उसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था। वो विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके साम्यवादी क्रांति लाना चाहती थी। तो अमेरिका और जो मित्र राष्ट्र थे वो सोवियत संघ के प्रसार को उसी समय रोकना चाहते थे। तो उनके मन में उसी समय से ये बात आ गई थी। तो सही मायने में जो शुरुआत है 1917 की बोल्शेविक क्रांति से ही माना जाता है। मैं आपको बता दूं, इसी कारण से, इसी मानसिकता की वजह से अमेरिका और ब्रिटेन ने इसको सोवियत संघ को मान्यता तक नहीं दी थी, काफी दिनों तक लटकाए रखा था। उसने ब्रिटेन ने 1924 में और अमेरिका ने 1933 में जाकर सोवियत संघ को मान्यता दी थी और उन्होंने हिटलर को सोवियत संघ पर अटैक करने के लिए भी उत्साहित किया था। तो उनकी मानसिकता वहीं से शुरू हो जाती है। तो मुख्य जो कारण था वो ऐतिहासिक कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति को ही माना जाता है। इसके पश्चात दूसरा जो मुख्य कारण है वो होता है सैद्धांतिक और वैचारिक मतभेद। देखिए, दोनों के अंतर्गत सिद्धांतों और विचारधाराओं का अंतर पाया जाता था। सोवियत संघ जो था वो सर्वसत्तावाद था, साम्यवादी विचारधारा लिए हुए था, आर्थिक समाजवाद का समर्थन कर रहा था। तो दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी जो राष्ट्र थे वो पूंजीवादी व्यवस्था, लोकतंत्र, उदारवाद में विश्वास करते थे। तो दोनों की विचारधारा और सिद्धांतों में काफी अंतर था। तो उनमें स्थायी रूप से लंबे समय तक मित्रता संभव ही नहीं थी। तो विचारधाराओं में अंतर होने की वजह से ये वैचारिक युद्ध था जो विश्व युद्ध के पश्चात, सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात उग्र होता चला गया। तो इसके लिए विचारधारा और दोनों के सिद्धांत भी परस्पर विरोधी थे और उनमें मेल संभव ही नहीं था। इसी तरह तीसरा जो कारण है वो द्वितीय मोर्चे का प्रश्न है। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जब युद्ध चल रहा था तो हिटलर की जो नाजी सेनाएं थी वो सोवियत संघ को काफी नुकसान पहुंचा रही थी और सोवियत संघ की सेनाओं का काफी नुकसान हो रहा था, जन धन की हानि हो रही थी। तो सोवियत संघ ने मित्र राष्ट्र अर्थात अमेरिका और ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों से ये रिक्वेस्ट की थी कि यूरोप में नाजी सेनाओं के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल दिया जाए ताकि सोवियत संघ की सेनाओं पर दबाव कम हो जाए। लेकिन रूजवेल्ट और चर्चिल ने जानबूझकर काफी महीनों तक इस बात को अनसुना करते रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि सोवियत संघ का ह्रास हो जाए और इस बात से सोवियत संघ नाराज हो गया और दोनों के मन में घृणा और संदेह का वातावरण पैदा हो गया। तो द्वितीय मोर्चे के प्रश्न ने भी शीत युद्ध में एक तरह से अपन ये कहें कि आग में घी डालने का कार्य किया। इसी तरह नेक्स्ट जो कारण है परस्पर विरोधी अभियान एवं घृणित प्रचार, अर्थात दोनों ने ही एक दूसरे के विरुद्ध विरोध की नीति अपनाई और इस विरोध को दर्ज करने के लिए दोनों ने ही एक दूसरे के विरुद्ध घृणित प्रचार का सहारा लिया। अगर हम देखते हैं कि यूएसए अर्थात अमेरिका और मित्र राष्ट्रों के द्वारा साम्यवादी विरोधियों को सहायता दी गई, उन्हें सेनाएं दी गई, सेनाओं की मदद की गई, यूएसएसआर को यूएनओ से अलग रखा गया, अनेक वर्षों तक उसे मान्यता नहीं दी गई। हिटलर, मुसोलिनी और हिरोहितो को साम्यवाद से टक्कर लेने के लिए प्रेरित किया।
अर्थात दोनों ने ही युद्ध के पश्चात एक दूसरे के विरुद्ध घृणित प्रचार किया और दोनों का उद्देश्य अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना था। इसलिए एक दूसरे के विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप की नीति अपनाई और इन आरोप प्रत्यारोप और घृणित प्रचार से दोनों के मतभेद बढ़ते ही गए। इसी तरह एक कारण है अणु बम का रहस्य। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पर जब अमेरिका ने अणु बम का प्रयोग किया जापान के इन शहरों पर, तो सोवियत संघ को सदमा लगा और सोवियत संघ ने यह आरोप लगाया कि ये अणु बम का जो आविष्कार था अमेरिका ने बहुत पहले ही कर लिया था और उसके बारे में मुझे नहीं बताया गया, जबकि ब्रिटेन को उसने अवगत करा रखा था। तो सोवियत संघ ने उसको अपने प्रति विश्वासघात की संज्ञा दी और इस अणु बम के रहस्य की वजह से दोनों के मतभेद बढ़ते गए और परिणाम स्वरूप दोनों ने सैनिक प्रवृत्तियां अपनाना शुरू कर दिया। तो ये भी एक कारण था कि अणु बम के रहस्य की वजह से दोनों के बीच शीत युद्ध को ज्यादा उग्रता मिली। इसी तरह नेक्स्ट जो आता है कि यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ द्वारा युद्धकालीन समझौते का उल्लंघन। युद्ध की कालीन समझौते हुए थे, दो फेमस समझौते थे, एक याल्टा समझौता और एक कहलाता है पोर्ट सद्दाम समझौता। इस समझौते के तहत ये तय किया गया था कि जो विजित प्रदेश होंगे युद्ध के क्षेत्र में, जो अधिकृत क्षेत्र होंगे, उनमें स्वतंत्र सरकारें स्थापित की जाएगी। लेकिन युद्ध समाप्ति से पहले ही सोवियत संघ ने इनसे मुकरना शुरू किया और ऐसे जो प्रदेश थे उनमें स्वतंत्र सरकारों की स्थापना करने की बजाय साम्यवादी सरकारें थोपने का प्रयास किया। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं पोलैंड की। पोलैंड में सोवियत संघ ने साम्यवादी संरक्षित सरकार लादने का प्रयास किया। उसने यूके और यूएसए के जो ऑब्जर्वर थे, जो पर्यवेक्षक थे, उनको वहां घुसने तक ही नहीं दिया और लुम्बिनी सरकार जो उसकी संरक्षित सरकार थी उसकी मदद की और वहां थोपने का प्रयास किया। इसी तरह हंगरी था, रोमानिया था, बल्गारिया था, चेकोस्लोवाकिया था, उसमें भी सोवियत संघ ने याल्टा समझौते का उल्लंघन करते हुए साम्यवादी सरकारों की मदद की और वहां साम्यवादी सरकारें थोपने का कार्य किया। इसी तरह जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने के लिए सोवियत संघ ने मना कर दिया और साइबेरिया में अड्डे स्थापित करने के लिए भी मित्र राष्ट्रों को मना कर दिया। इससे भी वो नाराज हो गए और मतभेद उग्र होते चले गए। इसी तरह मंचूरिया में भी सोवियत संघ ने यही कार्य किया। मित्र राष्ट्रों की जो राष्ट्रवादी सेनाएं थी उनको वहां घुसने नहीं दिया और अपनी सेनाएं वहां तैनात कर दी और उन्हें जो जापानी सेना जो अस्त्र शस्त्र छोड़ के गई थी वो अस्त्र शस्त्र भी उन्हें प्रदान कर दिए गए। इस तरह याल्टा और पोर्ट सद्दाम जो समझौते हुए थे उनका सोवियत संघ ने उल्लंघन किया और इससे ये दोनों ही पक्षों में मतभेद बढ़ते गए। इसके पश्चात आता है ईरान से यूएसएसआर की सेनाओं का नहीं हटाया जाना। देखिए, ईरान के बारे में ये स्थिति थी कि उत्तरी ईरान पे सोवियत संघ का प्रभाव क्षेत्र स्वीकार किया गया था और दक्षिणी जो ईरान था उसमें आंग्ल अमेरिकन प्रभाव था। अर्थात आंग्ल अमेरिकन से मतलब है ब्रिटेन और अमेरिका का। तो युद्ध समाप्ति के पश्चात दक्षिणी ईरान से तो आंग्ल अमेरिकन जो सेनाएं थी वो हट गई, लेकिन उत्तरी ईरान से यूएसएसआर ने अपनी सेनाएं नहीं हटाई और उसके लिए मना कर दिया गया। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच में मतभेद उभरा। यूएसए और यूके ने उसका विरोध किया और बाद में सोवियत संघ यूएनओ में ये मैटर लेके गए और यूएनओ के दबाव के बाद में यूएसएसआर ने बाद में अपनी सेनाएं उठाई वहां से। लेकिन ये मुद्दा एक ऐसा आ गया जिसमें दोनों के बीच मतभेद हो गए या तनाव पैदा हो गया या शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। इसी तरह यूनान में यूएसएसआर का हस्तक्षेप नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा। 1944 में समझौता हुआ था, बाल्कान समझौता, और इस समझौते के तहत ये तय किया गया था कि यूनान के ऊपर ब्रिटेन का प्रभाव क्षेत्र स्वीकार किया गया था। वर्ल्ड वॉर के पश्चात ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो गई, आर्थिक स्थिति, तो ब्रिटेन ने यूनान से अपना प्रभाव क्षेत्र हटाना चाहा और यूनान से अपने जो सैनिक अड्डे थे उन्हें हटाने की घोषणा कर दी। अब इस जो शून्यता उत्पन्न हुई वहां यूनान पे, इसको भरने के लिए साम्यवाद ने अपना हस्तक्षेप शुरू किया सोवियत संघ ने, और जो उसके मित्र राष्ट्र थे, अल्बानिया थे, यूगोस्लाविया, बल्गारिया आदि के माध्यम से वहां पर उसने सेनाएं सहयोग किया और जो परंपरागत राष्ट्रवादी सरकार वहां चल रही थी उसको हटाने का कार्य किया और साम्यवादी सरकार थोपने का कार्य वहां पर करने लग गया। अर्थात यूनान में उसने हस्तक्षेप किया। परिणाम स्वरूप यूएसए, यूके नाराज हुए और बाद में अमेरिका द्वारा मार्शल योजना और ट्रूमन सिद्धांत के माध्यम से हस्तक्षेप किया और यूनान को साम्यवादी खेमे में जाने से रोका गया।
लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा हो गया यूनान में यूएसएसआर के हस्तक्षेप की वजह से दोनों में फिर उग्रता हो गई, दोनों में तनाव पैदा हो गए। इसी तरह फिर है टर्की पर यूएसएसआर का दबाव। सोवियत संघ ने युद्ध के तुरंत बाद टर्की की एक जगह है बास्फोरस, उसमें सैनिक अड्डा स्थापित करने के लिए टर्की पर दबाव डालना शुरू किया और अमेरिका ने उसको विरोध किया और ये मुद्दा भी उन्होंने शीत युद्ध की एक कारण बना और मतभेद ज्यादा बढ़ते गए। इसी तरह फिर आता है यूएसएसआर द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी की गई। 1948 में ये बर्लिन की नाकेबंदी की घोषणा कर दी सोवियत संघ ने और इससे लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया उन्होंने। इससे अमेरिका और मित्र राष्ट्र नाराज हो गए और ये मामला सुरक्षा परिषद में गया और वहां उसकी शिकायत की गई और शांति के लिए इसे विरोधकारी कार्य बताया गया। तो इससे भी दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया। इसी तरह था कि यूएसएसआर द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग किया जाना। सोवियत संघ ने एक नीति अपनाई, यूएनओ में वीटो का इस्तेमाल करके यूएनओ के कार्य में बाधा उत्पन्न करने लग गया। अमेरिका या मित्र राष्ट्र कोई भी प्रस्ताव यदि यूएनओ में लेकर आते, सोवियत संघ उस पर अपना वीटो कर देता। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि यूएनओ के माध्यम से कोई कार्य नहीं हो रहा, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी सुलझाने के बजाय उलझने लग गई और यूएसएसआर ने ये नीति अपना ली और उसकी सोच ये थी कि यूएनओ जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं होकर अमेरिका के विदेश विभाग की एक संस्था है। ये सोचकर उसने वीटो का इस्तेमाल किया और इस वीटो के इस्तेमाल की वजह से मित्र राष्ट्र या अमेरिका उससे नाराज हो गए और दोनों के बीच में मतभेद बढ़ते गए, अर्थात ये भी एक शीत युद्ध का कारण माना जाता है। इसके पश्चात आता है कि यूएसएसआर की लैंड लीज सहायता बंद किया जाना। अब दूसरी तरफ अपन अमेरिका को देखते हैं। अमेरिका ने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जो यूरोपीय राष्ट्र थे, पश्चिमी यूरोप के जो राष्ट्र थे, उनको तो भरपूर सहायता दी और यूएसएसआर को, सोवियत संघ को कोई सहायता नहीं दी। जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा जो नुकसान था, जनधन की जो हानि थी, वो सोवियत संघ की हुई थी। तो पहले तो उसको आर्थिक सहायता नहीं दी गई। दूसरा काम उसने ये किया कि अमेरिका की एक योजना थी लैंड लीज सहायता योजना और इसके माध्यम से सोवियत संघ को सहायता दी जा रही थी। तो राष्ट्रपति ट्रूमैन ने ये किया कि उस सहायता को भी बंद कर दिया और एक तरह से ये शीत युद्ध भड़क उठा और मतभेद और ज्यादा उग्र हो गए। तो इस सहायता को बंद करने, लैंड लीज अधिनियम के तहत दी जाने वाली सहायता को बंद किया जाना भी एक कारण बना और यूएसएसआर इससे नाराज हो गया। तो ये भी एक कारण था। इसके पश्चात आता है शक्ति संघर्ष, अर्थात दोनों ही महाशक्तियां जो थी शक्ति के लिए संघर्ष कर रही थी। दोनों ही अपना अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी, इसलिए दोनों के बीच में ये संघर्ष था। दोनों अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी और एक दूसरे के प्रभाव को कम करना चाहती थी और इसके लिए सारी नीतियां, सारी चालें, सारे कार्य वो कर रही थी। तो ये भी एक कारण था, मेन रूप से वास्तविक कारण था और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे शक्ति संतुलन का नाम भी दिया है। तो दोनों ही शक्तियां बटोरने का प्रयास कर रही थी। इसके मार्ग में जो बाधा आती तो दूसरे को उठाने का प्रयास किया जाता था। इसी तरह है हित संघर्ष, अर्थात दोनों के जो हित थे उनमें भी टकरार थी। दोनों के उद्देश्य थे वो विपरीत थे। सोवियत संघ अपना प्रभाव जमाना चाहता था, यूएसए उसको रोकना चाहता था। दोनों के उद्देश्य अलग अलग थे और इन उद्देश्यों में, इन हितों में टकराट हो रही थी, संघर्ष विद्यमान था। तो इसकी वजह से कभी उनमें मतभेद होना स्वाभाविक था। उनमें कोई सहयोग की संभावनाएं बहुत कम थी क्योंकि उद्देश्य दोनों के, कार्य दोनों के भिन्न भिन्न थे। तो ये हित संघर्ष था, दोनों के स्वार्थों की लड़ाई थी और दोनों के स्वार्थ भी अलग अलग थे। इसी तरह हम एक और कह सकते हैं कि राजनीतिक नेताओं की स्वार्थ प्रवृत्ति भी इस शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी है। उस समय के जो प्रमुख राजनेता थे, स्टम्प थे, चर्चिल थे, रूजवेल्ट थे, ये सब नेता भी अपना राजनीतिक भविष्य शीत युद्ध में ही देख रहे थे। इन नेताओं की स्वार्थ प्रवृत्ति थी, या हम यूं कहें इनमें ये लालसा थी कि वो भी उस शीत युद्ध में भी फेमस हो रहे थे, अपने स्वार्थ पूरे कर पा रहे थे। तो उनकी स्वार्थ प्रवृत्ति भी ये थी, ये इसकी वजह से भी ये शीत युद्ध चलता रहा। उन्होंने इसको कोशिश ही नहीं की समाप्त करने की, वो भी इसको भड़काते रहे। और इसके लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं अब चर्चिल का फुलटन भाषण। अर्थात नेताओं की स्वार्थ प्रवृत्ति भी शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी थी।
इसी तरह जो सैनिक अधिकारी थे वो भी शीत युद्ध में शस्त्रों के निर्यात का भविष्य देख रहे थे। उनके मन में भी ये थी कि शीत युद्ध चलेगा, युद्ध की आकांक्षा होगी तो अस्त्र शस्त्र बनाए जाएंगे और निर्यात किए जाएंगे, तो वो भी ये भविष्य देख रहे थे। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उस समय के जो राजनेता थे, जो लीडर थे, जो कर्ता धर्ता थे, वो भी शीत युद्ध के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने इसे खत्म करने का प्रयास ही नहीं किया बल्कि इसको बढ़ावा देने का कार्य किया। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध के लिए कोई एक कारण नहीं बल्कि अनेकों कारण जिम्मेदार हैं और इन सब कारणों ने मिलकर शीत युद्ध को बढ़ावा दिया और ये शीत युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरू होकर 1989 और 90 तक चला इसी रूप में, और ये कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी रहे।